नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र रेलवे सामान्य विज्ञान और इस बुक में टोटल आपको 7000 प्लस टीसीएस का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो मेरे भाई एक बार ज़रूर इस बुक को आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और आज हम लोग इस बुक का मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं, तो और मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जो है ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल इसमें आपको 7000 क्वेश्चन दिया गया है और 1992 से लेकर 2024 तक जो रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है उसका निचोड़ दिया गया है। यानी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग ज़रूर इस बुक को पूरे पढ़ के जाइएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री से। उसके बाद आपको भौतिकी दिया गया है, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। यानी आज से हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं जो है आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिले। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक जो है ज़रूर बने रहिएगा। सारे रेलवे का क्वेश्चन है, तो आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर भी यहाँ पे आपको ऊपर में मिलेगा। यहाँ पे जैसे द्रव का है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जो प्रोटियम होते हैं इसमें कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें एक प्रोटियम है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या 0 होता है, न्यूट्रॉन संख्या 0 होता है, जो कि एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु के 3 समस्थानिक, एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। इसमें समस्थानिक ट्राइटियम का जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान पूछा है। तो परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों, ट्राइटियम जो है ट्राइटियम, इसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा और द्रव्यमान जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। ये जे जे थॉमसन ने कहा था, जे जे थॉमसन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, यानी सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ अंतिम तक जो है इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव कणों को क्या कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव कणों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुक कण जो ऋणात्मक होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो इसका खोज जे जे थॉमसन ने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उसे प्रतिकण कहते हैं। यानी वो प्रतिकण के रूप में जाना जाता है। यानी जिस उप परमाणु कण में समान उप परमाणु कण के विपरीत गुण होते हैं उसे प्रतिकण कहते हैं। कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कणों में जो सकारात्मक आवेश होता है तो ये प्रोटॉन में, प्रोटॉन जो है ये धनात्मक आवेश होता है। इस पर प्रोटॉन पर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्या है कि परमाणु की खोज किसने किया। तो परमाणु जो है इसकी खोज डेमोक्रिटस ने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है। न्यूट्रॉन जो है किसके अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि परमाणु के बारे में सही नहीं है, नहीं ये कथन के हिसाब से हो जाएगा। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये परमाणु के बारे में जो है कथन गलत दिया गया था। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होते हैं। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 पावर, यहाँ पे 1 मिनट, 10 पावर माइनस 19 कूलम होना चाहिए, 10 पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, जो कि प्रोटॉन का मान होता है। ये प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं ये ड्यूटेरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं। तो एक तत्व के परमाणु परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, यानी जो आइसोटोप यानी समस्थानिक जो होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होते हैं वो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में होती है। तो एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें समान प्रोटॉन की संख्या होती है, समान प्रोटॉन की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो जब आप न्यूट्रॉन की संख्या को बदलेंगे तो इसका समस्थानिक बदल जाएगा, इसका समस्थानिक बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो उसमें उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, यानी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या रहता है, इसलिए उसका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। यानी द्रव्यमान का अंतर होना ये न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर? तो ये न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन गैस, क्लोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक एक होता है क्लोरीन यानी 38, क्लोरीन 38 यानी क्लोरीन 17 होता है परमाणु संख्या, और एक का जो द्रव्यमान संख्या होता है 38 और एक का द्रव्यमान संख्या 37 होता है। एक का द्रव्यमान संख्या 38 और एक का 37 होता है। ये क्लोरीन का दोनों समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संभारक में संख्या समान होती है, यानी संभारक में किसकी संख्या समान होती है। तो संभारक में नाभिक की संख्या समान होती है, नाभिक की संख्या समान होती है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को जाना जाता है तो उसे आइसोबार कहते हैं, यानी समान द्रव्यमान संख्या वाले को क्या कहते हैं, तो आइसोबार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है, परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं तो स्वर्ण पर, यानी जो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रक्षेपित किया था किस पर, तो इस सोने की पतली यानी सोने की पतली पर किया था, यानी स्वर्ण की पतली पर किया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण के परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज हुआ था। तो जब रदरफोर्ड अल्फा कण के परिकीर्णन किया था तो ये परमाणु के नाभिक खोज किया था, यानी परमाणु में नाभिक का खोज किया था कौन, तो ये रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्रोटॉन को अवशोषित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा या अगले बाहरी कक्षा में जाता है, यानी या अगले बाहरी कक्षा में जाता है। रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था तो ये रदरफोर्ड के दौरान, सॉरी यहाँ पे परमाणु के नाभिक को पहली बार खोजा गया था तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था, परमाणु के नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे भारी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो क्षारीय सदस्य के जो जितने भी तत्व है उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सभी में जो है बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास निकलेगा वो किस प्रकार, तो 2 8 18 8 हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रिप्टॉन का। नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, यानी 8 2 10 2 12, यानी 12 जिसका परमाणु संख्या होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और ये इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो 2 और 6 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगा। जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण होगा उसमें जो संयोजकता होगा वो शून्य हो जाएगा, संयोजकता शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस तत्व में इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि किस तत्व में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्षारीय मृदा धातु के जो भी सदस्य है उसमें बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम हो जाएगा, यानी कैल्शियम में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी किसकी बाहरी कक्षा जो है ये पूरी तरह से भरी होती है। तो ये अक्रिय सदस्य जो 18वें समूह में है अक्रिय गैस, वो सभी का जो बाहरी कक्षा होता है वो सभी पूर्ण रूप से भरा होता है। तो उसमें जिनोन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से जिनोन हो जाएगा, यानी जिनोन की बाहरी कक्षा जो है ये पूरी तरह से भरी होती है। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के में से संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहले जो आवर्त होते हैं उसमें दोनों तत्वों में से संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के कोष में जो पहले आवर्त है, टोटल 7 आवर्त होते हैं, और पहले जो आवर्त में इसमें के कोष का जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कोष का संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिकतम होते हैं। के एल एम ये आप लोग पढ़े होंगे, के एल एम एन वो इस भी कोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश के बाहरी कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो उपधातु हो जाएगा, और अगर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये अधातु हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु हो जाएगा। सबसे भारी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, यानी किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती है, ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो ये एस और बी आई यानी स्टेंडियम और बेरिलियम जो है बी आई में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये समान होती है, यानी बाहरी कक्षा में जो है इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। विस्मत हो जाएगा। चलिए, और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी आपको बताए थे, जो धातु होते हैं उसमें 5, 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p यहाँ पे छूट गया है, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक योग का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका योग का जो सूत्र हो जाएगा A2B, यानी A2B सोडियम सल्फाइड, यहाँ पे इसका सोडियम हो जाएगा। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, और ये सल्फर का जो है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि 16 होता है। तो ये A2B हो जाएगा, यानी Na2S हो जाएगा। फार्मूला Na2 सोडियम सल्फाइड हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा, यानी जब दोनों तत्वों को संयोजन करेंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेरियम को अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश खोना होता है। तो बेरियम की अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये खोना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व को पहचान करें। तो 2 और 6 यानी 8 होता है, और 8 किसका परमाणु संख्या है? तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है। एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एल्युमिनियम का 13 परमाणु संख्या होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा, 8, 10 और 3, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी 8, 10 यानी 17, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगा? तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो लास्ट में 7 है, तो ये 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी संयोजकता 1 हो जाएगा, संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो इसके प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो इन टोटल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 8, 2, 10 और 5, 15, इन टोटल प्रोटॉन की संख्या 15 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो टोटल परमाणु संख्या 15 हो जाएगा, और परमाणु संख्या ही प्रोटॉन संख्या होता है, तो ये भी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना यहाँ पे छूट गया है, सभी परमाणु जो है छूट गया है, तो यहाँ हो जाएगा ये जो है 33 जो परमाणु संख्या होता है इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी जो 33 परमाणु संख्या होता है ये आर्सेनिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, यानी 8, 2, 10, 4, 14, तो ये 14 किसका होता है? तत्व का नाम पूछा है, तो 14 सिलिकॉन का होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है, यानी 8, 10, 10, 18, 1, 19 है, तो 19 जो परमाणु संख्या ये पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन में 2 कोष इसमें आता है,
के और एल, इसमें के और एल आता है, तो ये इसमें 2 कोस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा। यानी रोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो इसी पे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दर्शाया गया है और सुई का जो पावर है वो जो मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो यानी 8 2 10 7 17, तो 17 ये क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी परमाणु संख्या होता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में n कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। तो k l m n होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इकाई 2 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर, तो एक मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें फिर 4 रखेंगे तो 4 4 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी n में जो है 32 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका बोर का फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, इसी फार्मूला पर जो है इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अभी आपको बताए थे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं m कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। तो ये बोर के फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, एंड 2n स्क्वायर के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा। तो दोनों का योग हो जाएगा 37 हो जाएगा इसकी द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए 298 में से 188 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। 110 जो है इसका परमाणु संख्या निकल जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या माइनस करेंगे तो ये न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये द्रव्यमान संख्या के रूप में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के रूप को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें डैश की संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया गया है, तो परमाणु क्रमांक जो है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे, द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो ये न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा, न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा। तो जो प्रोटॉन होता है ये परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो ये n हो जाएगा, यानी सेम इसी के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक बना होता है, तो केवल एक प्रोटॉन से, जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक होते हैं केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या 0 होता है, न्यूट्रॉन संख्या 0 होता है और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है 39, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की परमाणु संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर लेना है, तो ये जो है द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, कि न्यूट्रॉन संख्या ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन संख्या यहाँ से 20 निकल जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से आवर्त सारणी के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ से आवर्त सारणी का सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइड के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। यानी बेरिलियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा और ये पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी बेरिलियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंध का परीक्षण किया था। तो मेंडलीफ जो है ये परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म
भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों का भी परीक्षण किया था। यानी परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ ही ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का भी परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। तो ये द्विपरमाणु अणु हो जाएगा, द्विपरमाणु अणु हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन H2 होता है तो इसमें 2 परमाणु है, तो इसीलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिक पर जो है ध्यान केंद्रित किया था कौन? तो मेंडलीव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन होते हैं, यानी तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। यानी मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय किस तत्व समूह की खोज नहीं हुआ था? तो मेंडलीव के समय जो है ये उत्कृष्ट गैस यानी उत्कृष्ट गैस समूह का खोज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो ये ऊपर की ओर लिखे जाते हैं, ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द यानी एक का एक लगाकर किया गया है? तो ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया है तो हाइड्रोजन का क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन से सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। यानी हाइड्रोजन का कोई भी विशिष्ट स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं दिया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आवर्त नियम आवर्त सारणी में डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं करता है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था वो समस्थानिक का व्याख्या नहीं करता है। समस्थानिक का व्याख्या जो है ये मोसले का आवर्त सारणी करता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार अगर पूछे तो ये मेंडलीव ने किया था। किसने? तो आवर्त सारणी का आविष्कार ये मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी जो मेंडलीव आवर्त सारणी बनाया था ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब जो है तत्व कितने ज्ञात थे? तो उस समय जो 63 तत्व जो है वो ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की यानी आवधिक सारणी में आवर्त सारणी में खोजे ना गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। यानी जो तत्व नहीं खोज पाया उसका जो है अंतराल छोड़ दिया, यानी जगह छोड़ दिया गया था। इस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है। यानी वो कौन सा तत्व है जो बाद में उसका स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जर्मेनियम हो जाएगा, Ge जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभ को और यानी लंबरूप स्तंभ को डैश और क्षैतिज स्तंभ को डैश कहते हैं। तो जो लंबरूप होते हैं यानी लंबरूप स्तंभ को समूह कहते हैं और क्षैतिज जो रहता है उसको आवर्त कहते हैं। क्षैतिज को आवर्त कहते हैं और लंबरूप को जो है ये समूह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मेंडलीव को, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, कौन? तो ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व डैश निकेल से पहले दिखाई देता है। यानी कौन सा तत्व जो है वो निकेल से पहले दिखाई देता है? तो निकेल से पहले कोबाल्ट दिखाई देता है। निकेल से पहले कोबाल्ट दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो ये मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त नियम हो जाएगा। तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो ये मेंडलीव का वर्गीकरण
नई तत्वों का वर्गीकरण जो नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, ये मेंडलीव का आवर्त नियम हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? तो जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, अभी आपको बताए थे, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है इसको क्या कहते हैं? तो इसको समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, यानी किस तत्व को बाद में जगह मिली थी? ये गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, ये सब कुछ है, ये बाद में जगह मिला था। आवर्त सारणी की मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये 1872 में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो इक्का एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम की जगह गैलियम लेता है। कौन? तो गैलियम लेता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो वर्ग 12 और आवर्त 4, यानी आवर्त 4 के वर्ग 12 में जो है ये जिंक का स्थान है, वह यानी आवर्त 4 और वर्ग 12 में किसका स्थान है? तो जिंक का स्थान है, और जिंक का जो परमाणु संख्या होता है वो 30 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी दूसरे आवर्त में जो संयोजकता होते हैं वो समान संख्या में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें समान संख्या में कोष होते हैं, यानी कोषों की संख्या समान होती है, लेकिन जो संयोजकता होती है वो समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुणधर्म उनके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होते हैं? तो परमाणु क्रमांक। कौन सा? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, यानी हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है, यानी परमाणु क्रमांक में जो है वो द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है इसमें, तो परमाणु क्रमांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन की आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो हैलोजन जो है इसको 17वें यानी 17वें समूह में रखा गया है, और ओकीरिया गैस को 18वें समूह में। कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा कि कौन सा तत्व जो है वो आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों Hg, यानी पारा हो जाएगा। पारा जो है ये 11वें समूह से संबंधित नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो समूह 1 वाले तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समूह 2 वाले तत्व है तो समूह 2 वाले तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यानी अगर समूह 1 रहे तो क्षारीय धातु, और समूह 2 रहे तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण डैश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हेनरी मोसले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कितने तत्व हैं? तो प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं, यानी 118 में से प्राकृतिक रूप से 94 तत्व जो है ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो ये किस समूह से संबंधित होगा? तो 16 और 16 यानी 32 हो जाएगा, और 32 किस समूह और किस आवर्त में होगा? तो ये तीसरे आवर्त के 16वें समूह में होगा, यानी 32 नंबर वाला तत्व। और जो 32 नंबर तत्व है जो है ये जर्मेनियम हो जाएगा, यानी 32 जो है परमाणु संख्या किसका होता है? तो ये जर्मेनियम का होता है, और ये तीसरे आवर्त के 16वें समूह में है, तीसरे आवर्त के 16वें समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है? तो एक समूह यानी जो समूह रहता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जितने भी समूह है उसमें उस समूह के सभी सदस्य का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो समान होता है। चलिए किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? तो यानी 8 2 10 यानी 18, तो ये किस समूह से होगा? तो ये 18वें समूह से संबंधित है, यानी ओकीरिया गैस समूह के ये तत्व है, और इसका जो परमाणु संख्या 18 है, और ये आर्गन है। कौन सा? तो आर्गन है, जो कि 18वें समूह से संबंधित तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं, 7 समूह 18 आवर्त होते हैं।
समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा सा पीडीएफ जो है वो धुंधला हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ देते हैं। जो समूह यानी करा कि समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो समूह टू यानी समूह टू जो है ये धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 है, ये कौन कौन है? तो 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर हो जाएगा, 17 क्लोरीन हो जाएगा और 18 आर्गन हो जाएगा, 18 आर्गन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह टू में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो समूह टू में जो संयोजकता होती है, इसके सभी तत्व के संयोजकता टू होता है, यानी समूह टू के सभी तत्व का संयोजकता टू होगा। कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो शून्य संयोजकता जो है ये अक्रिय गैस का होता है और ये 18वें समूह हो जाएगा। कौन सा? तो 18वें समूह हो जाएगा। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 तत्व जो है वो ज्ञात है। चलिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तत्व जो दूसरे समूह से संबंधित है, तो ये बेरिलियम हो जाएगा, यानी बेरिलियम जो है ये दूसरे समूह से संबंधित तत्व है। तत्व एक धातु है, तो ये लोहा एक धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेलोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 52 होता है और परमाणु क्रमांक वाले तत्व ये किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व से घिरा हुआ है? तो 51 के बाद 52 होता है और इसके ऊपर में जो है 34 होता है और इसके नीचे 84 होता है। तो ये सभी तत्व से ये घिरा हुआ रहता है, यानी 34, 51, 53, 84। नीचे की ओर 84 रहता है, ऊपर की ओर 34 रहता है और बाईं ओर 51 रहता है और यहाँ पे ये खुद 52 रहता है, फिर आगे 53 रहता है। तो यानी ये सारे तत्व से जो है परमाणु क्रमांक 52 घिरा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल बना है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये सभी जो तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो ये तृतीय आवर्त के सदस्य है। ये सभी जो तत्व है ये तीसरे आवर्त के सभी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो अक्रिय तत्व जो है ये 18वें समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व होते हैं, तो वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, यानी संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिसके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? तो लिथियम हो जाएगा, यानी पहला धातु तत्व जो है वो लिथियम है जिसकी परमाणु संख्या 3 होता है और ये जो है लिथियम का जो परमाणु संख्या 3 होता है और ये आवर्त सेकेंड आवर्त का पहला सदस्य है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो ये किस समूह यानी किस समूह से संबंधित है? तो 12 प्रोटॉन है, तो यानी ये इसका परमाणु संख्या 12 हो जाएगा और जो 12 जो परमाणु संख्या होता है ये समूह 2 से संबंधित है, यानी ये मैग्नीशियम हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है ये समूह 2 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व की क्या एक विशेषता नहीं है? तो ये सभी वायु होते हैं, तो ये जो कि ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। एक्टिनाइड का परमाणु जो संख्या होती है वो क्या कहाँ से कहाँ तक? तो जो एक्टिनाइड होते हैं वो 90 से 103 तक 90 से 103 तक होता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया है, यानी किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु है तो ये पहला समूह हो जाएगा और अगर क्षारीय मृदा धातु रहे तो दूसरा समूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को रखा गया है, तो धातुओं को बाईं ओर रखा गया है और अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या बताइए। तो तीसरे आवर्त में कक्षा की संख्या 3 होता है, यानी कक्षा की संख्या 3 होता है। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और
ये सभी जो तत्व है ये किस समूह से संबंधित है? तो ये हैलोजन समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 18वें समूह में कौन सा तत्व जो है वो रखा गया है? तो दोस्तों तीसरे अवधि के 18वें समूह में ये आर्गन रखा गया है, यानी तीसरे अवधि के 18वें समूह में आर्गन तत्व को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 2 आवर्तों में 8 तत्व होते हैं और ये कौन से आवर्त है? तो आवर्त 2 और 3 दोनों में 8 तत्व होते हैं। पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होते हैं, फिर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। यानी आपसे पूछा गया है कि 8 तत्व जो है किस आवर्त में होते हैं? तो 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया गया है, नहीं स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक की आवर्त फलन होते हैं। तो ये हेनरी मोसले ने दिया था। किसने? तो हेनरी मोसले ने दिया। वर्गीकरण के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या की बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ये व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? तो मोसले ने। किसने? मोसले ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जो प्रतिक्रियाशील तत्व है ये उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस हो जाएगा। तत्वों का परमाणु क्रमांक 3 ये किसका है? तो लिथियम का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व की संख्या कितने होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। कितने? तो 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? यानी क्षैतिज जो पंक्ति होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन सा है? यानी किस ब्लॉक से संबंधित है? तो जो 57 वाला तत्व है दोस्तों ये डी ब्लॉक हो जाएगा। कि कौन सा ब्लॉक? तो 57 वाला जो तत्व होगा वो डी ब्लॉक हो जाएगा और जो 58 वाला तत्व होगा ये एफ ब्लॉक हो जाएगा। यानी 57 डी ब्लॉक और 58 जो है ये एफ ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। तो 18 तत्व जो है ये उपस्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु नहीं होते हैं। तो पहले और सातवें में कोई भी उपधातु नहीं होते हैं। यानी 2 आवर्त में कोई भी उपधातु नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व यानी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले सभी को क्या कहते हैं? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो 18 वाले तत्व को निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगठित है, यानी कथन गलत है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह और 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो ये मोसले का यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जो नाम दिया था किसने? तो ये मोसले ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2, 8, 6 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो ये करा कि किस समूह में? 1 मिनट। हाँ ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी वाले किस समूह में? 8, 10, 16 यानी 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा गया है? तो ये 16वां वर्ग में रखा गया है, यानी 16वां समूह में इसको रखा गया है। टोटल इसका 16 परमाणु संख्या हो जाएगा और जो 16 परमाणु संख्या होता है सल्फर का इसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको 16वां समूह में रखा गया है। 16वां समूह में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु आवर्त सारणी में पाई जाती है। तो दाईं ओर जो अधातु होते हैं वो दाईं ओर पाए जाते हैं और जो धातु होते हैं वो बाईं ओर पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में यह समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। तो शून्य समूह किसको कहते हैं? तो ये 18वें समूह को शून्य समूह कहते हैं। कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य बताइए। तो ये एक्टिनाइड हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को दोस्तों ये पहले आवर्त में रखा गया है, पहले आवर्त में इसको रखा गया है। चौथे आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो पोटेशियम की चौथे आवर्त में
सबसे जो परमाणु त्रिज्या अधिक किसका होता है? तो ये पोटेशियम का होता है। किसका? तो पोटेशियम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आ, एक मिनट। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो तीसरे जो तत्व है इसकी परमाणु संख्या 33 होते हैं। यानी 7 में जब 8 जोड़िएगा तो ये इस 8 7 15 हो जाएगा, फिर 15 में दोस्तों 18 जोड़िएगा तो इसका जो है ये 33 हो जाएगा। यानी तीसरे तत्व जो है वो 33 आएगा, तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में समानता क्या है? तो ये सभी क्षारीय धातु समूह के सदस्य हैं और सभी में बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी सभी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौते अधातु बताइए। तो बाईं ओर उपस्थित इकलौते धातु अधातु कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये बाईं ओर स्थित है। तत्व का दूसरा समूह कहलाता है तो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। यानी 13 और 31, 13 और 31 जब इसमें 18 जोड़िएगा तो ये अगला सदस्य हो जाएगा इसी समूह का। तो ये 13 और 31 जो है एक ही समूह के सदस्य है, एक ही समूह के सदस्य है। चलिए परमाणु संख्या नेक्स्ट है कि 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो 5वें आवर्त में जो अति धात्विक तत्व है यानी क्षारीय धातु कौन है? तो ये रुबिडियम हो जाएगा। रुबिडियम यानी 5वें आवर्त जो है इसमें अति धात्विक तत्व जो होगा ये रुबिडियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो ये पहले जो आवर्त है इसमें कोई भी धातु नहीं है, यानी कोई भी धातु नहीं है। लेंथेनाइड श्रेणी का परमाणु संख्या यानी परास में है। तो जो लेंथेनाइड श्रेणी होता है ये 58 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी होता है। चलिए एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है। तो जो 16 तत्व है 16वां, जिसके परमाणु संख्या 16 है यानी सल्फर, ये किस आवर्त में है? तो ये तीसरे आवर्त में। किस आवर्त में? तो तीसरे आवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 में निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो आवर्त 4 में जो निष्क्रिय गैस रखा गया है ये क्रिप्टॉन रखा गया है। क्रिप्टॉन रखा गया है जिसकी परमाणु संख्या 36 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अलग करती है। तो जो जिगजैग रेखा होती है वो धातु और अधातु को अलग करती है, और ये बीच वाले जो तत्व होते हैं वो उपधातु होते हैं यानी धातु और अधातु को ये अलग करते हैं। कौन? तो ये जिगजैग रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को कहा गया है। तो इसे लेंथेनाइड कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहते हैं तो एस ब्लॉक कहते हैं। यानी पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें आवर्त में 32 तत्व के साथ ये अपूर्ण होते हैं, यानी ये पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं। यानी 32 तत्व होते हैं और ये अपूर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अति संक्रमणीय तत्व होते हैं, और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमणीय तत्व होते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व अति संक्रमणीय तत्व होते हैं। वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। तो ये डेमोक्रिटस हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। इसका कोई भी योगदान जो है आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं है। एक चतुर्थ परमाणु तत्व कौन सा है? तो ये यानी फास्फोरस के जो है P4 होता है फास्फोरस। तो इसमें 4 परमाणु संख्या है, इसीलिए इसे चतुर्थ परमाणु तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में हीलियम को रखा गया है, यानी हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है, जो कि निष्क्रिय गैस का ये पहला सदस्य है। डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं।
तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो 2 और 13 के बीच में, 2 और 13 के बीच में जो है ये डी ब्लॉक के तत्व ये पाए जाते हैं। यानी 3 से लेकर 12 तक जितने भी समूह के सदस्य है ये सभी डी ब्लॉक के तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन इस आवर्त में रखा गया है। यानी जो ब्रोमीन होता है इसको किस आवर्त में रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रोमीन को यानी इसको चौथे आवर्त में रखा गया है। ब्रोमीन को चौथे आवर्त में रखा गया है जिसकी परमाणु संख्या जो है ये 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है और ये चौथे आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में केवल गैस होते हैं। तो जो आवर्त प्रथम है इसमें एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है, ये दोनों गैस है। तो पहले समूह के सदस्य जो है ये दोनों गैस है। तो इसका आंसर यानी फर्स्ट समूह हो जाएगा, यानी सॉरी फर्स्ट आवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो लेंथेनाइड अगर पूछे तो ये छठे आवर्त यानी छठे आवर्त में होते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं ये 7वें आवर्त में होते हैं, ये 7वें आवर्त में होते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो 11 से लेकर 18 वाले जो तत्व है ये आवर्त 3 में रखा गया है, आवर्त 3 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व होते हैं, यानी किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं। तो ये पहले समूह में, पहले और 18वें समूह में 7 तत्व होते हैं, यानी पहले और 18वें समूह में जो है इसमें 7 तत्व होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें पहले और 18वें में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह के तत्व की बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। तो ये 18वें समूह की जो तत्व होते हैं इसकी बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। परमाणु संख्या डैश के समूह में क्षारीय धातु के समूह है। तो परमाणु संख्या डैश के समूह में क्षारीय धातु के समूह है। तो ये 37, 19, 9, 55 ये सभी परमाणु संख्या वाले जो तत्व है ये सभी क्षारीय धातु के तत्व है। यानी लिथियम, पोटेशियम, लिथियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, रोबिडियम हो गया, ये सभी जो है क्षारीय धातु के सदस्य है। यानी पहले आवर्त के सदस्य, सॉरी पहले समूह के ये सभी सदस्य है, पहले समूह के ये सभी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व को कहा गया है। तो इसे एक्टिनॉइड कहा गया है, एक्टिनॉइड कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है वाले तत्व को रखा गया है। 281 यानी 11 वाले तत्व को किस समूह में रखा गया है। तो इसको समूह 1 में रखा गया है, जिसको सोडियम कहते हैं। यानी 11 वाले तत्व जो है ये सोडियम है और इसको समूह 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यानी 13 हो जाएगा। तो यह किस समूह में रखा गया है। तो यह 13वां समूह में रखा गया है, 13वां समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी 12 है, इसकी परमाणु संख्या 12 हो जाएगा। तो ये किस समूह में रखा गया है। तो ये समूह 2 में, यानी समूह दूसरे में ये रखा गया है। यानी जो 12 वाले परमाणु संख्या है इसको समूह 2 में रखा गया है, लेकिन जो 13 वाले परमाणु संख्या है इसको समूह 13 में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व यानी जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है, यानी 810, 18, 220, यानी 20 वाले जो तत्व है ये किस आवर्त में रखा गया है। तो जो 20 वाले तत्व है ये आवर्त 4 में और ये समूह 2 हो जाएगा। यहाँ पे आवर्त पूछा है तो आवर्त 4 हो जाएगा, अगर समूह पूछेगा तो समूह 2 हो जाएगा। और जो 20 होता है ये कैल्शियम का होता है, परमाणु संख्या कैल्शियम का होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यानी 16 हो जाएगा। तो ये समूह 16 हो जाएगा। और आवर्त 3 यानी आवर्त 3 के ये 16वें सदस्य है, आवर्त 3 के ये 16वें सदस्य है। दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता क्या है। तो इसके 3 बाहरी सेल अधूरे अपूर्ण होते हैं, यानी इसके 3 बाहरी सेल जो है ये अपूर्ण होते हैं, जिसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो ये 18वें समूह में रखा गया है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है। तो KLM ये सभी कक्षा जो है ये तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों के
कक्षाएँ जो है इसमें रहते हैं। यानी तीसरे आवर्त के समूह में 3 कक्षा होते हैं। कौन-कौन? तो K, L और M होते हैं। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 वाले तत्व को पाएँगे। तो तीसरे आवर्त में यानी जो 13 परमाणु संख्या होता है, 13 किसका है? तो ये 13 एल्युमिनियम का है। तो ये तीसरे समूह के तीसरे आवर्त के सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं, तो रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो यह किस आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो यानी 12 वाले सदस्य जो है ये तीसरे आवर्त से के सदस्य है, तीसरे आवर्त के सदस्य है। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है होता है, तो ये 2 और 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश होते हैं, तो इसमें 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम यानी फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश उपस्थित होते हैं, तो फर्स्ट आवर्त में यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसमें ये दोनों जो है ये के कोष में उपस्थित होते हैं। यानी ये दोनों जो है ये दोनों के कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, यानी 11, तो इसको शामिल किया गया है। तो तीसरे आवर्त के समूह फर्स्ट में, तीसरे आवर्त के समूह फर्स्ट में इसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवधिकता शब्द से तात्पर्य है, तो यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों को पुनरावृत्ति करती है। यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। तो हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जिसको क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जिसकी परमाणु संख्या 14 होता है, इसको डैश और डैश के बीच रखा गया है। तो सिलिकॉन का जो है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का 13 होता है और पोटेशियम का 15 होता है। 13 और 15 के बीच इसको रखा गया है। किसको? तो ये सिलिकॉन को, एल्युमिनियम और पोटेशियम को बीच में रखा गया है। एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। पोटेशियम के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह और 7 आवर्त होते हैं, यानी 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो इसमें उस तत्व की परमाणु संख्या तो तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, तो इसकी परमाणु संख्या 21 होती है, 21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति जो है ये बढ़ जाती है। क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रकृति जो है ये बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है, यानी कौन सा तत्व है जो प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? तो ये जो है CS हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो है ये 55 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर, यानी किसी समूह में कोई भी समूह हो उसमें नीचे की ओर जाएंगे तो उसका परमाणु आकार क्या होगा? तो परमाणु आकार जो है ये बढ़ जाएगा। नीचे की ओर जाएंगे किसी भी कोष में तो परमाणु आकार यानी कोषों की संख्या बढ़ जाएगी। समूह 16 किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक यानी अधात्विक गुण होते हैं? यानी समूह 16 के जो तत्व है इसमें किसमें सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ऑक्सीजन के सबसे अधिक अधात्विक गुण पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है? तो इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने में तत्व की भी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तो फ्लोरीन की, यानी किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है ये सर्वाधिक होती है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है तो ऑक्सीजन से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से डैश होती है? तो सोडियम से अधिक होती है। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उसकी समान संयोजी इलेक्ट्रॉन
समाकृति होती है। दूसरे आवर्त में औधात्विक गुण बढ़ता है, तो सोडियम से क्लोरीन तक। दूसरे आवर्त में जो औधात्विक गुण बढ़ता है जब सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णित संबंधित है। तो जो एल्युमिनियम है ये किससे विकर्णित सदस्य है? तो ये बेरिलियम हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है 13 होता है, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा और इसका विकर्ण पूछा है तो 12 के ऊपर कौन होता है? तो ये बेरिलियम होता है। बेरिलियम जिसकी परमाणु संख्या 4 होता है, यानी इसके विकर्ण हो जाएगा तो बेरिलियम हो जाएगा। बेरिलियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो ये क्लोरीन हो जाएगा। कौन? तो क्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो ये परमाणु आकार, यानी परमाणु आकार मापने के लिए करते हैं परमाणु त्रिज्या का उपयोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की आयनीकरण यानी आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो आयनन ऊर्जा है ये केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करता है। तत्व का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक है और क्वथनांक ये उच्च होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो सही क्रम बताइए। यानी किस धातु का जो विद्युत प्रतिरोधकता है ये अधिक होता है? तो सबसे अधिक पारा यानी Ag का होता है, उससे कम निकेल, उससे कम जो है टंगस्टन का, उससे कम चांदी का होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले समूह में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व कौन सा है? तो ये फ्रेंशियम हो जाएगा। फ्रेंशियम हो जाएगा इसका आंसर। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान हमेशा वृद्धि होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो दोस्तों इसमें धात्विक गुण बढ़ जाएगा। धात्विक गुण जो है ये बढ़ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यकता होती है, तो आयनन ऊर्जा की। किसकी? तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो समान रहती है। इसमें सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन शेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन शेल हो जाएगा। चलिए, मैग्नीशियम की ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम बताइए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड O2 हो जाएगा, फिर O2O7 हो जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर और जो है ऑक्सीजन, एक मिनट, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन की परमाणु आकार बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो परमाणु आकार है ये बढ़ जाएगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो परमाणु आकार है वो बढ़ता है। तो सबसे ऊपर में ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर होता है और उसके नीचे सिलिकॉन होता है। तो नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु आकार जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो सिलिकॉन है इसका सबसे अधिक होता है, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना से अधिक होती है। यानी आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण, आधे भरे p ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण जो है ये अधिक होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है, तो ये परमाणु आकार हो जाएगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो सोडियम, यानी सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे, इधर सोडियम होता है और ये इधर क्लोरीन, तो इसमें परमाणु आकार बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो ये घट जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर ये घट जाता है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर ये बढ़ता है। नेक्स्ट है कि तत्व में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा है, तो किस तत्व की उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये हीलियम हो जाएगा। कौन सा? तो हीलियम हो जाएगा। चलिए, उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो है हमें भी सपोर्ट मिल सके और आप लोग के लिए डेली जो है इस बुक का एक मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। तो इसको अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा और नए साथी सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम बताइए। तो इसमें जो है
दाएँ से बाएँ की ओर जाएँगे तो आयनीकरण क्षमता जो है वो बढ़ेगा। तो 1 मिनट यहाँ पे Na हो जाएगा, Na हो जाएगा, Mg दिया गया है। तो सोडियम इससे ज़्यादा मैग्नीशियम और फिर मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन। ये जो है आयनीकरण क्षमता का क्रम है। तत्व की विशेषता से संबंधित आवर्त विशेषता नहीं है, यानी आवर्ती विशेषता कौन नहीं है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, ये जो है ये आवर्ती विशेषता जो है ये संबंधित नहीं है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन सी है? तो ये क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा? तो क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता ये कम हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण इस तत्व के समान होंगे। तो ये बेरिलियम के जो रासायनिक गुण होंगे वो जो है कैल्शियम के समान होगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ये कैल्शियम है और ये बेरिलियम है। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है, रासायनिक गुण, कैल्शियम का रासायनिक गुण ये बेरिलियम के समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो जो आवर्त 2 है इसमें धातुओं की संख्या अधिकतम होती है, यानी आवर्त 2 में धातुओं की संख्या सबसे अधिक होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को कहते हैं। तो विद्युतीकरण ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला जो तत्व है वो आर्गन हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाले तत्व होते हैं इसके आकार सबसे छोटा होता है, और जो फर्स्ट समूह के तत्व होते हैं उसका जो परमाणु आकार है ये अधिक होता है। तो लास्ट वाले है आर्गन, इसलिए इसका जो आवर्त है यानी आकार है ये सबसे छोटा होता है। और इसका जो है हम दोस्तों आर्गन का जो प्रथम सदस्य ये सोडियम है। तो इसमें सोडियम का जो परमाणु आकार है जो है ये सबसे अधिक होता है और आर्गन का ये छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम समूह के इस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो फ्रेंशियम का सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में यह गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो परमाणु आकार बढ़ता है। तत्व का वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो ये बेरिलियम की सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता होती है, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा। यानी नीचे की ओर आने पर जो है आयनीकरण क्षमता घटता है, यानी बेरिलियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से कैल्शियम। तो नीचे की ओर आने पर जो है ये आयनीकरण क्षमता वो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का जो धात्विक गुण परिवर्तित कर होता है, इन तत्वों का धात्विक गुण परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। यानी दाएं से जाने पर जो धात्विक गुण है ये घट जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या बताइए। तो सबसे अधिक जो धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगा वो 11 वाला होगा, यानी सोडियम का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिकतम होती है। तो फ्लोरीन में, यानी फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं तो ज़्यादातर आयन होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं इसके विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है तो ये नीले लिटमस पे को लाल कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है ये नीले को लाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रबल अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि अम्ल एक अम्ल व
रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होते हैं। ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो ये यानी हाइड्रेशन और अनॉक्सी अम्ल कहते हैं, यानी हाइड्रोसिड्स और अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम धोन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि ये CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये तेज बुदबुदाहट के साथ जो है वो निकलेगी। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें करना चाहिए, तो पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए, यानी इस पानी में सांद्र अम्ल को डालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, यानी कौन सा गैस्ट्रिक अम्ल? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये पेट में स्रावित नहीं होता है। पेट में जो है ये HCl अम्ल होता है। कौन सा? तो HCl अम्ल होता है। सोना का यानी सोना जो होता है इसको घोल सकते हैं तो एक्वारेजिया में, किसमें? तो एक्वारेजिया में सोना को घोल सकते हैं। पानी में घुलने पर यह एसिड कम H+ आयन देगा, यानी कौन सा जो एसिड है वो कम H+ आयन देगा? तो ये CH3COOH, यानी CH3COOH हो जाएगा। चलिए मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 हो जाएगा और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो 3 हो जाएगा। इसको मिलाने पर एक्वारेजिया जो बनता है, यानी एक्वारेजिया बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब यदि यह दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है तो ये एस्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी एस्टिक अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन जो है वो प्रदान करता है। ये दुर्बल अम्ल है, यानी एस्टिक जो अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मा छिपी होती है। अगला क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना ये अम्ल का काम है, तो और सिरका जो है ये एक प्रकार का अम्ल है। सिरका भी एक प्रकार का अम्ल है और इसका काम है कि नीला लिटमस पत्र को लाल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है, तो जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो ये लवण और जल का निर्माण करेगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि NaCl एक लवण है जो बनाता है तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार बनाता है, तीव्र क्षार बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवण अम्लीय है, कौन सा लवण जो है वो अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट ये जो है अम्लीय है। NaCl का रासायनिक सूत्र बताइए, यानी NaCl को नमक कहते हैं, नमक का ही रासायनिक सूत्र NaCl होता है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नमक का उपयोग करते हैं बर्फ़ को पिघलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादित रूप में डैश और डैश प्राप्त होता है। तो जब कोई एसिड ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल का निर्माण करेगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन 7 से कम होता है, जो कि एक प्रकार का अम्ल है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का जो रंग है ये परिवर्तित नहीं होता है, यानी पट्टी का रंग ये परिवर्तित नहीं होता है, क्षार नहीं है, यानी कौन ऑप्शन के हिसाब से क्षार नहीं है? तो C2H5OH ये जो है एक प्रकार का क्षार नहीं है। प्रकृति में क्षार होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उस धात्विक ऑक्साइड को बताए जो अन्य से भिन्न है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो है ये उभयधर्मी है,
ये उभयधर्मी है, Al2O3 ये उभयधर्मी है, ना कि धात्विक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विलयन जो है ये उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, यानी विलयन जो है होता है, जो विलयन होता है ये उच्च पीएच मान वाले क्षारकीय विलयन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है, तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, यानी क्षार जो है ये जल में OH आयन निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसका उपयोग जो है सटीक pH मान मापने के लिए करते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सटीक pH मान मापने के लिए करते हैं। घोल सबसे अधिक अम्लीय है, यानी कौन घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो ये ऑप्शन किस हिसाब से हो जाएगा, यानी जीरो। जीरो जो है ये सबसे अधिक अम्लीयता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन का pH मान 3 है, जब इसका pH मान 6 होगा, 6 तक परिवर्तित होता है, तब H+ आयन सांद्रता होगा, तो H+ आयन की जो सांद्रता होगा वो 1000 गुना घट जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा, जो कि ग्रुप डी 2018 के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा तो एसिड तेजाब के रूप में माना जाएगा, यानी अम्ल के रूप में माना जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का pH मान होता है तो ये 7 होता है, 7 होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का pH मान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण होता है, तो वह सशक्त एसिड यानी मजबूत एसिड हो जाएगा और कमजोर बेस यानी क्षार हो जाएगा। किसी विलयन का pH मान इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह लवण होगा, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा और प्रबल क्षार हो जाएगा। डैश का pH के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान जो है ये 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान इंगित करता है, तो दुर्बल अम्ल है, 4 से 5 अगर pH मान है तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसका pH मान 7 से कम होता है और ये एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है तो 5.6 से कम होता है। X एक जलीय विलयन है और इसका pH मान 2.6 है, तो यह दर्शाता है कि विलयन जो डैश है तो ये प्रबल अम्लीय प्रकृति की होगी, यानी अगर pH मान 2.6 है तो यह जो इसका जो विलयन होगा वो प्रबल अम्लीय प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अवशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है, तो 7 से कम। अगर किसी नदी के पानी का pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय अवशिष्ट से प्रदूषित है, ये माना जाएगा। नींबू का रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का जो रस होता है इसका pH मान जो है दोस्तों ये 2.2 के करीब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो pH पैमाना है, pH पैमाना है। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए, तो ये नीला हरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग यानी बैंगनी रंजक होते हैं जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो स्टार्च जो है, स्टार्च पेपर ये अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गंधीय सूचक है, तो लौंग जो है एक प्रकार का गंधीय सूचक है।
संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी कि संकेतक का उपयोग अम्ल और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ईओसिन हो जाएगा। ईओसिन का उपयोग जो है अम्ल और उदासीन के बीच फर्क करने के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेकर रिवाइज करना या वीडियो से ही रिवाइज करना, तो आप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और नए साथी जो भी है वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि जब लिटमस को बोरैक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है, तो जब लिटमस को बोरैक्स के विलयन में लिया जाएगा तो यह इसका जो रंग हो जाएगा, इसका रंग नीला हो जाएगा। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है तो नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नीला और लाल लिटमस पेपर जो है ये अपना रंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल ऑरेंज होता है तो अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में फीका गुलाब होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होगा तो इसका रंग बैंगनी रंग का होगा। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहते हैं, तो ये इसे घ्राण यानी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचरित किया जाए तो इस मिट्टी में यानी हाइड्रेजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे तो नीले रंग के हो जाएंगे। यानी हाइड्रेजिया गुल्म के जो फूल होंगे इसका रंग जो है नीला रंग हो जाएगा। लिटमस विलयन निष्कर्ष किया जाता है तो लाइकेन से इसको निष्कर्ष किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग बनेगा तो इसका रंग जो है ये लाल रंग बन जाएगा। डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच जो विभेद किया जा सकता है तो सार्वत्रिक सूचक के बीच सार्वत्रिक सूचक हो जाएगा। क्षार का रंग होता है तो ये फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से विविध का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, जो कि RRB कोलकाता 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी यहाँ से आपको 1992 के आसपास और 2024 तक, यानी 1992 से लेकर 2024 तक यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेबार क्या है, तो ये पारे का अयस्क होता है। सिनेबार पारा का अयस्क है। हंसाने वाली जो गैस होती है इसका जो रासायनिक नाम है ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम को क्लोरीन में जलाकर सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। अब क्रियाओं की गति पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। पीएच का पूरा नाम बताइए, तो हाइड्रोजन की संभाव्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर किससे बना होता है, तो टीन और शीशे से ये सोल्डर बना होता है। रबर क्या है, तो रबर एक प्राकृतिक पॉलीमर है। फलों के पकाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार एमिल बर्लिनर ने किया था। बर्लिनर ने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को किस नाम से जानते हैं, तो भारी पानी कहते हैं, भारी जल कहते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किससे बने होते हैं, तो टंगस्टन का बना होता है। नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पाए जाते हैं, तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में लोहा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 72% लोहा की मात्रा होती है। 72%। वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषक कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का बना होता है। सिरे का उपयोग किसके निर्माण में होता है, तो औद्योगिक
अल्कोहल के निर्माण में जो है सीरे का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रो कोटिंग में कौन सी धातु प्रयोग होते हैं? तो क्रोमियम, तांबा और निकेल का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलिएबल आयरन क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है, लोहे का शुद्ध रूप है। ओजोन ओजोन से किन पदार्थ का प्रभाव पड़ता है? तो पारा और चांदी का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे का विघटन किन परिस्थितियों में होता है? तो कमरे के तापमान पर पानी या ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कमरे के तापमान पर पानी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है लोहे का विघटन पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो या अधिक गैसों के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो एटमोलिस द्वारा, जो अणु भार के कारण विभिन्न विसरण दरों पर आधारित होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफी में। किस तत्व के समस्थानिक के अलग अलग नाम होते हैं? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है? ट्रिप्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस एक रंगहीन गैस होते हैं, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता है। पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा पानी की कठोरता का कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए होता है? तो सफ़ेदी करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने और पानी को नरम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आयरन पराइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना कहते हैं आयरन पराइट को। रेडियम जो है किससे निकाला जाता है? तो पिच ब्लेड से रेडियम को निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समस्थानिक में अंतर कैसे होता है? तो इसकी रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग होते हैं। गैसों को कैसे तरल बनाया जा सकता है? तो दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर। तरलकृत पेट्रोलियम गैस में क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ब्रोमीन होते हैं, ब्रोमीन एक उपधातु जो तरल रूप में पाए जाते हैं, यानी ब्रोमीन एक उपधातु है जो कि एक तरल अवस्था में पाए जाते हैं। लेंथेनाइड को किस नाम से जानते हैं? तो इसे दुर्लभ पृथ्वी धातु के रूप में लेंथेनाइड को कहते हैं, दुर्लभ पृथ्वी धातु। एल्युमिनियम उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सोडियम सिलिकेट को और किस नाम से जानते हैं? तो ग्लास, यानी वाटर ग्लास के नाम से सोडियम सिलिकेट को जानते हैं। सूखी हड्डियों का जो पारंपरिक उपयोग किसके लिए होता है? तो जिलेटिन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। रबर को मजबूती और लचीला बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन पाउडर जो है ये किसका मिश्रण है? तो नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। आभूषण बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो सोना मिलाते हैं, यानी तांबे में सोना मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबले अंडे पर पीले हरे रंग का कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सब्जी में फास्फोरस पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। समान अवस्था में गैस कैसी होती है? तो विद्युत की कुचालक होती है। धातुओं के समान गुण क्या होते हैं? तो धातुएं जो है वो चमकदार, लचीला और तन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा धातु का उपयोग किया गया था। कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को कैसे अलग किया जाता है? तो ये क्रिस्टलीकरण से। मृत कोशिकाओं या जीवाश्म की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस प्रकार की किरण का उपयोग करते हैं? तो गामा किरण का उपयोग करते हैं। दूध और पेंट किस प्रकार की इमल्सन है? तो दूध एक प्राकृतिक इमल्सन है, जबकि पेंट एक कृत्रिम इमल्सन है। गन्ने में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो गन्ने में जो है ये सुक्रोज पाया जाता है, गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में W का प्रतीक किस तत्व के लिए होता है? तो ये टंगस्टन हो जाएगा। ऊर्जा के संदर्भ में हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का इंजन कहते हैं। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रसायन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बिटुमेन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 कैरेट सोना क्या होते हैं? तो ये शुद्ध सोना होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को मारने में किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ठंडा करना, यानी बैक्टीरिया को मारने में किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ठंडा करना, यहाँ पे गर्म करना हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है गर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट में आप लोग नेक्स्ट लिख कर जो है कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग को इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो जल्द आप लोग को मिल सके। और नए साथी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके रखना है, इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है। और जिन भाई का ज़रूरत है कि पीडीएफ से रिवाइज़ करना, तो आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे जो है वीडियो के नीचे से मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में भी जाके सर्च कीजिएगा NKY मास्टर, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।